We are doing questions of medical entrance examinations, NEET, and our today's topic is electromagnetic waves. Electromagnetic wave का टॉपिक बहुत छोटा है, whether it is board examination और medical examination, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो इस पर क्वेश्चन पूछते हैं. सो ये क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं एंड देयर आर 4 क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन 2015 ऑल ओवर इंडिया. बहुत कम है, बट अगेन वी विल स्टडी दैट एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज जनरली आस्क्ड. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू. It says that the frequencies of X-ray, gamma ray and ultraviolet rays are P, Q, R. X-ray की frequency P, gamma rays की frequency Q और ultraviolet rays की frequency R है. अगर ये frequencies इनकी हैं तो कौन सी frequency कम है और कौन सी frequency ज़्यादा है, इसके लिए उन्होंने हमको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 सेट दिए हुए हैं. और हम क्या देखते हैं इन सेट्स में, पी क्यू, एनीथिंग इज लेस एनीथिंग इज मोर. तो पहले हम अपने नॉलेज से ये टेस्ट कर लेते हैं कि पी क्यू आर में कौन से कम हैं और कौन से ज़्यादा हैं, विच इज़ लेस एंड विच इज़ मोर. अगर आपको इसका टेबल याद होगा तो इस टेबल में आपको याद होगा द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बिलोंग टू गामा रेज. मैक्सिमम, उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एक्स रेज. उसके नीचे कौन आता है, दैट इज यूवी. उसके नीचे विजिबल लाइट, उसके नीचे हीट, हीट के नीचे माइक्रोवेव और माइक्रोवेव के नीचे रेडियो वेव्स. ओके, सो ये सीक्वेंस हमको याद है या नहीं याद है, इट इज टेस्ट फॉर दिस, क्योंकि ये एक जनरल सीक्वेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होल स्पेक्ट्रम की, और ये हमको इसका सीरियल याद होना ही चाहिए. जिस तरह से आपको लाइट के, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम का सीरियल याद है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, दैट. इसी तरह से अगर हम पूरा स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लें तो ये आपको याद होने चाहिए. अब इससे हमको क्या पता लगता है, दैट वेवलेंथ ऑफ गामा रेज और एक्स रेज, इसमें ये बड़ी है ये छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी. तो हमें क्या रिलेशन मिला, P इज स्मॉलर देन Q. दिस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, नॉट वेवलेंथ. वेवलेंथ में उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी गोइंग डाउन. ये बड़ी फ्रीक्वेंसी उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी. ओके, तो ये जो ये फ्रीक्वेंसी है इसमें ये सबसे बड़ी है, आई मार्क इट 1. ये उससे छोटी है, आई मार्क इट 2. और ये उससे छोटी है, आई मार्क इट 3. अब हमारे रिलेशन क्या बने, P इज लेस देन Q, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q इज मोर देन P. अब P Q का आपस में रिलेशन हो गया, Q R का रिलेशन बनाते हैं. तो Q1 सबसे ज़्यादा और R उससे छोटा, तो Q इज मोर देन R. इसी को हम क्या लिख सकते हैं, R इज लेस देन Q. ओके, P Q R. अब P और R का रिलेशन देखिए, P और R में P बड़ा है, R छोटा है, तो वी कैन राइट इट P इज लार्जर देन R और R इज स्मॉलर देन P. तो हमारे पास हमने सेट बना लिए. टोटल सेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6. इस 6 में से इन्होंने हमको 2-2 पेयरिंग करके दी है, और हम हर पेयर को चेक करते जाते हैं कि हर एक में कौन सा ठीक है कौन सा गलत है. सो फर्स्ट वी कम टू सॉल्यूशन नंबर A, विच सेज P इज मोर देन Q. P इज मोर देन Q, रॉन्ग. तो 1 सॉल्यूशन रॉन्ग. नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, अगर एक भी गलत हो गया सॉल्यूशन इज गॉन, रॉन्ग. अब B देखिए,
दिस आई विल राइट ए, दिस आई विल राइट बी. बी में पहला हमको दिया है P इज लेस देन Q, P इज लेस देन Q, करेक्ट. दूसरा देखिए, दूसरा हमें दिया है Q इज मोर देन R, Q इज मोर देन R, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो हमारा सही ऑप्शन क्या मिला? बी. ठीक है, बाकी को भी चेक कर लेते हैं. सी में दिया है P इज लेस देन Q, P इज लेस देन Q, ठीक. दूसरा ऑप्शन दिया है Q इज लेस देन R, Q इज लेस देन R लिखा है और होता क्या है? Q इज मोर देन R, सो दिस इज रॉन्ग. डी में हमें दिया है P इज मोर देन Q, P इज मोर देन Q, जबकि होता क्या है? P इज लेस देन Q. सो यू सी, in this we get 2 right only in the answer B, so B is our right options. So this was a knowledge based question, and now we go to this question. Says the electric vector vibration of EM wave is given by this equation: E is equal to 50 sin omega t minus x upon c. Now they are asking what is intensity of the wave. इक्वेशन को पढ़ना है और उससे इंटेंसिटी निकालनी है. अगर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, देन वी मस्ट नो द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with help of electrical vector, electric field. So we remember the formula for our memory, and that is intensity of a wave is equal to half epsilon naught E square, E naught square multiplied by C. This is intensity of the electromagnetic wave. अब इसके फिगर्स कहाँ से आएंगे? तो आंसर है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हाफ. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने लिखी. द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज 8.85 10 to the power minus 12. E नॉट स्क्वायर, E नॉट आपने देखा कितना है? E नॉट 50, so this is 50 square. SI system में है, so we are writing in SI system. Okay, then into C. C is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये. Now, if you multiply all this, what you get is the result, and that result I have done the multiplication. This comes to 3.3. 3.3. And what is this? Intensity. और intensity का unit क्या होता है? Intensity is power per unit area, that is watt per meter square. Power per unit area, that is watt per meter square. This is the unit 3.3. और इसको अब हम आंसर से मैच करते हैं, and we find that this is answer number C. ये आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, it will come like that. Yes, it is like this. ऑर्डर ठीक आ रहा है. So this is how you will find out. तो इसमें फिर से हमारा नॉलेज टेस्ट होता है. किस लिए? हमको फॉर्मूला याद है कि नहीं इंटेंसिटी का, और इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, इंटेंसिटी कितनी होती है, उसका अलग फॉर्मूला. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है? इस इक्वेशन में हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और ये है एम्पलीट्यूड. ये तीनों चीज़ें हमको निकालनी आनी चाहिए. सो ये हमारा इसमें टेस्ट था. ओके, सो नाउ वी गो टू द क्वेश्चन. देखिए, इट सेज ए लीफ विच कंटेन ओनली ग्रीन पिगमेंट is illuminated by a laser light of wavelength 0.6328 micrometer. Now it would appear to be black, green, brown, red. Okay, तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म क्या होता है कलर दिखने का? क्यों? क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? कौन सा रंग दिखेगा? What color will appear? So how we see the things
color? The answer is the white light or any light which is falling on an object, some components are absorbed and some are reflected. कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ रिफ्लेक्ट होंगे. अब इसमें सातों कलर हैं. ये कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट करता है. तो हमारी आंख में कौन सा पहुंचेगा? The one which reach our eye is the one which is reflected, not one which is absorbed. Okay. So if we see a leaf, it appears to be green. हरा दिखता है. क्यों? हम समझ गए कि ये हरे को रिफ्लेक्ट कर देता है. अगर ये हरे को रिफ्लेक्ट करता है तो वाइट लाइट में, सन की लाइट में 7 कलर्स हैं. उस 7 कलर्स में से ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है. बाकी कहाँ गए? तो आंसर है ऑल अदर कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड. बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो हमको लीफ का कैरेक्टरिस्टिक पता लग गया कि ये रेड को रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, वी नो द नेचर. अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं और ये क्वेश्चन क्या कहता है? इट सेज दैट ए लीफ विच कंटेन ओनली ग्रीन पिगमेंट इज इल्यूमिनेटेड बाय लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6328. लेज़र लाइट की ये स्पेशलिटी होती है कि उसमें अलग अलग वेवलेंथ का मिक्सचर नहीं होता. वो बहुत नैरो उसका रेंज रहता है और वो ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक होती है, एक ही रंग की होती है. लेकिन इन्होंने जो हमको रंग दिया है दैट इज़ वेवलेंथ में दिया है 0.6328 माइक्रोमीटर. अगर हम इसको नैनो में बदलेंगे सो दिस विल बी 632 नैनोमीटर. ठीक है. अब ये 632 नैनोमीटर कौन सा कलर होता है? दिस इज अवर टेस्ट ऑफ नॉलेज. इसका ये मतलब है कि आपको सातों कलर के वेवलेंथ याद होनी चाहिए. सातों कलर की वेवलेंथ कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 400 वायलेट और सबसे ज़्यादा 750 रेड फिनिश्ड. तो जो सबसे लंबी वेवलेंथ का रेंज है 750, वो 680 से स्टार्ट होता है और 6 और थोड़ा कम से होता है. आई डोंट रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर इट, कि वो अगर 622 750 रेड का रेंज है तो इन्होंने जो हमको दिया है दैट इज 632. तो ये किस में आएगा? रेड में आएगा. तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया हमको याद रहता है. ठीक है. 632 बिलोंग्स टू रेड, दैट इज बाय आवर मेमोरी. ये हमको याद होना चाहिए कि 632 रेड का है. अगर 632 रेड का है दैट मीन्स उस लीफ पर रेड लाइट पड़ती है. जो लाइट उस पर पड़ रही है उसके पास कौन कौन से कलर हैं? आंसर है सिर्फ और सिर्फ रेड कलर है, दूसरा है ही नहीं. रेड कलर को ये लीफ कैसे ट्रीट करता है? आंसर है इसका नेचर है ग्रीन को छोड़ के सबको एब्जॉर्ब कर लेना. और ये तो सिर्फ रेड आ रही है तो ये रेड को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. ये अगर इसने रेड को एब्जॉर्ब कर लिया तो रिफ्लेक्ट किसको करेगा? आंसर है नथिंग. कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता. अब जो चीज़ कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती वो हमको कैसी दिखती? इसके आसपास की सारी चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टिंग वन और दी अदर लाइट. तो उसका कुछ ना कुछ कलर हमको दिखता है. यहाँ से कोई भी कलर नहीं आता तो ये कैसा दिखेगा? आंसर है ये हमको नहीं दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमको ब्लैक दिखेगा. ब्लैक मीन्स व्हाट? ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ एनी कलर. अगर कोई भी कलर, कोई भी लाइट हमारी आँख में नहीं आती है किसी स्पॉट से तो वो हमको ब्लैक दिखता है. तो ये कभी मत सोचिए कि ब्लैक कलर है. ब्लैक इज नॉट कलर, ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स. तो अगर हमने इस ग्रीन पर रेड लाइट डाली, एब्जॉर्ब हो गई, तो ये हमके कोई भी लाइट हमको रिफ्लेक्ट करके नहीं दे रहा है. सो इट विल अपीयर एज ब्लैक. और देखिए क्या इसमें हमारे पास ऑप्शन है? आंसर है यस, ऑप्शन नंबर ए इज ब्लैक. सो व्हाट इज अवर आंसर हियर? ए. So this will appear to be black.
So this is again a knowledge based question. Now we go to the next question. See next question. It says which radiations are used in treatment of muscle ache? मसल में दर्द होने से इनमें से कौन सा रेडिएशन मसल पर लिया जाता है? अगेन इट्स ए नॉलेज. ओके, इसमें थोड़ा सा हमको ये भी नॉलेज याद रखना है कि हम इस जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, ये सारी वेव्स अगर हमारी बॉडी पर आती हैं तो हम किसको बियर कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज टू बॉडी और किसको नहीं कर सकते. एनीवे, तो याद रखिए लाइट हमारे बॉडी पर आती है एंड वी डू नॉट गेट एनी डैमेज. इससे हमको ये समझ आता है कि लाइट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, लाइट से ज़्यादा इंटेंसिटी वाली जो वेव्स होंगी वो हमें डैमेज कर सकती हैं और लाइट से कम वाली नहीं कर सकती. दैट मीन्स लाइट से कम कौन होता है? लाइट से कम होता है इंफ्रारेड, देन हीट, देन रेडियो वेव्स. इनकी फ्रीक्वेंसी इन सब की इतनी कम होती है कि वो हमें डैमेज नहीं कर सकती अनलेस, उसमें भी शर्त है. उसमें शर्त ये है कि अगर उसका एम्पलीट्यूड एक लिमिटेड एम्पलीट्यूड है, क्योंकि एनर्जी में एम्पलीट्यूड भी आता है. अभी आपने देखा कि एनर्जी का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू सी. सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये जो वेलोसिटी है इसमें ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है. तो जब हम एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें एम्पलीट्यूड आएगा. ओके, और एक हमने फॉर्मूला देखा हुआ है मॉडर्न थ्योरी में, दैट सेज दैट एनर्जी इज एच न्यू. व्हाट इज दिस? फ्रीक्वेंसी. एनर्जी ऑफ ए फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो मॉडर्न थ्योरी है, फोटोन वाली थ्योरी, वो क्या बताती है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, न्यू पे. हम दोनों को मान लेते, दोनों को मान लीजिए. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो भी वो हमको डैमेज करेगी और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो भी हमको डैमेज करेगी. समझ में नहीं आ रहा है? ओके, आई गिव यू एग्जाम्पल. हमारे पास ये एक सॉफ्ट मेटल है, मुझे इसको पतला करना है, डैमेज करना है, दबा देना है. ये ह्यूमन बॉडी का सेल है, मुझे इसको दबाना है. दो तरीके हो सकते हैं. एक छोटी सी हैमर में लेके आया सोनार की और यस, उसको मैं ऐसे मारता हूँ और 1 सेकंड में 1000 बार खट 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 ये दब गया. क्या ज़्यादा है उसकी? फ्रीक्वेंसी. अगर वो नहीं दबता है तो मैं 1 सेकंड में 2000 बार हिट करता हूँ. हर हिट में मेरी एक एनर्जी उसको जाती है दबाने के लिए, और 1 सेकंड में ही, इसके पहले कि ये फिर उठ सके, दूसरी हिट आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, ये ऐसे दब जाता है. तो मैंने एनर्जी क्या बढ़ा कर दी उसको? फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, दब गया. ठीक है, और फास्ट करूंगा और ज़्यादा एनर्जी दूंगा और दबेगा. ठीक, अब दूसरा तरीका देखिए. वो सोनार वाला हथौड़ी हमने रख दिया, अब लोहार वाला लाए. यस, यू ऑल रिमेंबर, दैट्स करेक्ट. लोहार वाली हथौड़ी भारी वाली लेकर आते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा, सोनार वाली इतनी थी. इतने बड़े हाई एम्पलीट्यूड हैवियर वन वो लाए और हमने धीरे से इसको मारा. उसका इतना वेट है कि उसने ऐसे मारा और ये दब गया एक ही बार में. इसमें क्या ज़्यादा था? इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा था. दिस फोटोन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक फोटोन की एनर्जी न्यू से होती है, लेकिन टोटल वेव की एनर्जी नंबर ऑफ फोटोन से होती है. जब मैं 40 वॉट का बल्ब जलाता हूँ तो उसमें से 40,000 फोटोन निकलते हैं, और अगर 100 वॉट का जलाऊंगा तो 100,000 एक साथ निकलेंगे. 1000 वॉट का जलाऊंगा तो 1000 10 लाख फोटोन एक साथ निकलेंगे. इसी तरह से यहाँ पर
पाइप से आप मेरे को पानी से ऐसे हिट करते हैं, मुझे कुछ नहीं होता। उस पानी की स्पीड क्या है? उस पानी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आता है और मेरे को हिट करता है, आई एम नॉट डैमेज्ड। ठीक है, मुझे ये क्या लगा कि 3 मीटर से आने वाला, 3 मीटर की स्पीड से आने वाला पानी मेरे को हिट नहीं करता। अब हमारे शहर में सुनामी आ गई, सुनामी आने से बाढ़ का पानी आया, उसकी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। पर मैंने देखा इतना बड़ा लहर, इतनी ऊंची लहर, इतना ज़्यादा पानी 2 मीटर की स्पीड से आया, एक ही बार पड़ा, फिनिश्ड। उसकी स्पीड कम थी, लेकिन उसमें क्या ज़्यादा था? एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, डैमेजिंग, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर, इवन दैट इज डैमेजिंग। Anyway, damaging is not our subject here. हाँ, इन्होंने ये पूछा है कि मसल एक के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, तो इट इज़ अगेन आवर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। मसल बेस के लिए जो इन्होंने हमको ऑप्शन दिए हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्सरेज। तो एक्सरे इज़ अबव द लाइट, उसको हमारी बॉडी बियर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, it is damaging. तो एक्सरे we don't use for a large period. हॉस्पिटल में जो एक्सरे हमारा होता है उसमें वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, दैट इज सॉफ्ट एक्सरे, एंड इट इज़ एक्सपोज फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। डैमेज होने के पहले ही हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। अदरवाइज इफ इट इज़ हार्ड एक्सरे एंड इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड, इट इज़ डैमेजिंग। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट इज अगेन मोर देन द लाइट, वो भी डैमेजिंग होती है और उससे हमें सन बर्न होता है। ठीक है, सन बर्न इज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट, वी डोंट यूज दैट। अब दो बची, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। माइक्रोवेव नॉर्मली उसकी वेवलेंथ वाटर मॉलिक्यूल की वेवलेंथ के बराबर होती है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अच्छे से हिला सकती है। माइक्रोवेव की एक स्पेशलिटी होती है कि वो ऐसे जाते हुए फैलती नहीं है, कोहेरेंट ऐसे रहती है, एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ रडार, वो वहाँ यूज़ होती। लेकिन अगर बॉडी पे डालेंगे तो बॉडी पे डालते हैं तो कोई असर नहीं होता, हमने करके देखा, बॉडी पे कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ लाइट से भी कम होती है। अब इतनी लाइट मेरे पे पड़ रही है, आई एम नॉट डैमेज्ड, माई बॉडी इज़ नॉट डैमेज्ड, तो अगर इससे कम फ्रिक्वेंसी की माइक्रोवेव आएगी, नो इफेक्ट, ओके। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होती है? तो देखिए, लाइट और लाइट के नीचे माइक्रो, इसके बीच में एक रेंज है दैट इज़ नोन एज हीट। हीट वो वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो हमारे को एक गर्म बर्तन से, हॉट बर्तन से ऐसे हम रखते हैं, रेडिएशन आता है, दैट इज़ हीट। हीट की फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो लाइट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी रेड। यस, करके देखिए, एक लोहे के रॉड को हीट करिए, काला है, काले रंग का, और हीट करिए, गरम है, हमको हीट देता है, और गरम करिए और हीट देता है, और गरम करिए, यू गो ऑन इंक्रीजिंग दी एनर्जी, यू आर इंक्रीजिंग दी फ्रीक्वेंसी। अब उसके पास इतनी एनर्जी आ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते होते किस रेंज में एंटर कर गई? रेड। लोहे का रॉड हमको रेड दिखना शुरू हो जाता है। और गर्म करिए तो रेड के ऊपर येलो, ग्रीन, ये सब आएगा, एंड वी विल सी देयर मिक्सचर। इंडिविजुअल कलर नहीं देखेंगे क्योंकि येलो ग्रीन तो आएगा लेकिन रेड भी तो रहेगा, सो देयर विल बी ए मिक्सचर। और जब इतना गर्म हो जाता है कि सभी सातों के सातों रेज उसमें से निकलते हैं, देन इट अपीयर्स टू बी वाइट। आपने देखा, लोहे का रंग अगर हम उसको पिघला देते हैं तो वाइट दिखता है, बिकॉज नाउ इट इज रेडिएटिंग ऑल द कलर्स। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हीट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose frequency is less than the light, but it gives energy to our body, और वो जो एनर्जी देती है उससे हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है। और माइक्रोवेव से हमारी बॉडी गर्म नहीं होती अनलेस इट इज प्रोलॉन्ग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमने यहाँ से हीट दी, 10 सेकंड तक वेट किया,
माइक्रोवेव दिया, 10 सेकंड तक वेट किया, माइक्रोवेव से हीट नहीं हुई हमारी बॉडी, लेकिन हीट वेव से हीट हो गई। और हीट वेव के ऊपर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड से हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी हीट हो जाती, और मसल की दर्द को दूर करने के लिए हम अपने बॉडी को गर्म करना चाहते हैं, मसल्स को हीट करना चाहते हैं। सो विच वेव ऑफ दिस विल डू द हीटिंग इफेक्ट एंड विल नॉट डैमेज द बॉडी? द आंसर इज इंफ्रारेड। माइक्रोवेव हीट नहीं कर पाएगा, बॉडी को डैमेज भी नहीं कर पाएगा। एक्सरे बॉडी को डैमेज करेगी, अल्ट्रावायलेट बॉडी को डैमेज करेगी, हीट वो भी करेंगी, पर हीट क्या, वो तो जला देंगे, दैट वी डोंट वांट। सो रेंज किस में आएगा? दैट विल बी इन इंफ्रारेड, जो हीट ही करेगी, जला नहीं सकती, इतनी ताकत उसमें नहीं होती। ओके, सो रिमेंबर व्हाई एंड हाउ वी यूज इंफ्रारेड। आगे आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप जो मोबाइल में 4G यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? इज इट डैमेजिंग टू अवर बॉडी? आप लोग आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, कान के पास मत रखिए, डैमेज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दूर करके स्पीकर से बात करिए। थिंक अबाउट दैट। ये क्वेश्चंस भी नीट में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज in case of linear polarized light, the magnitude of the electric field vector change with time, does not change with time, periodically change, parallel to the direction of propagation, increase and decrease linearly with time। इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लेंगे? ओके, तो इसका जरा नेचर समझिए। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? तो आंसर है, वन थिंग इज वेरी श्योर कि पोलराइज्ड लाइट होती है। ओके, और अगर वो लाइट होती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल वेक्टर भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर प्रेजेंट देयर। ओके, अब वेव के नेचर में हमको पता है that whether it is electric field vector or it is magnetic field vector, the vector keep on oscillating। ये वेक्टर 0, दिस इज फुल, दिस इज 0, दिस इज अगेन फुल, दिस इज 0, इट इज अगेन फुल। इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, और वेव जैसे जैसे आगे बढ़ती है डिफरेंट मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्राइक करते जाएंगे लाइक दिस। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ या वेरिंग है? तो पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे भी जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहे हैं। कुछ वेव्स ऐसी हैं कि उनके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे हैं और मैग्नेटिक ऐसे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और मैग्नेटिक ऐसे हैं। कुछ ऐसे जिसका इलेक्ट्रिक ऐसा, मैग्नेटिक ऐसा, ऐसे बहुत सारे। तो पोलराइजेशन में क्या होता है? पोलराइजेशन में एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? आंसर है वेरिएबल तो है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल तो रहेगा। तो जो पहला ऑप्शन है डज नॉट चेंज विथ टाइम, वो हमारा गलत हो गया। नंबर बी, वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम, ये वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम। ओके, सी, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेलोसिटी और ये ई की डायरेक्शन है। दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, नॉट पैरेलल, इसलिए जो पैरेलल वाला ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और चौथा, इंक्रीज एंड डिक्रीज लीनियरली विद टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड ये टाइम के साथ में, ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ 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 हर जगह कैसी है? सेम है। ओके,
तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, यहाँ से अगर हम यहाँ तक आते हैं तो ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। अब ये वाला ऑप्शन, द इंक्रीज एंड डिक्रीज लीनियरली विथ टाइम। लीनियर क्या होता है? लीनियर इंक्रीज और डिक्रीज। लीनियर का ग्राफ कैसे बनेगा? तो आंसर है लीनियर के ग्राफ, दिस इज मैग्नीट्यूड इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर टाइम। अगर मैग्नीट्यूड और टाइम में लीनियर रिलेशन है तो हमको ग्राफ ऐसा मिलेगा, डिक्रीज हो रहा है ऐसा मिलेगा, बट दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो हम क्या बोलते हैं? लीनियर रिलेशन। और देख लीजिए क्या ये स्ट्रेट लाइन है या साइनोसाइडल है? आंसर है ये साइनोसाइडल कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो इज एम्पलीट्यूड ई चेंजिंग लीनियरली विथ टाइम? आंसर नो, इट्स नॉट चेंजिंग लीनियरली विथ टाइम। सो यू गॉट द ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हमारे कंसेप्ट ज़्यादा काम आए, कैलकुलेशंस कम। इट डज़ नॉट मीन कि कैलकुलेशन नहीं आ सकता है, कैलकुलेशन बिल्कुल आ सकता है। एनर्जी एंड इंटेंसिटी एंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये पेटेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, आएगा तो इसमें से ही आता है। ठीक है, और बाकी आपने देखा इन्होंने सब चीज़ हमारी टेस्ट कर ली कि हमको फ्रीक्वेंसी का सीरियल मालूम है कि नहीं, कम या ज़्यादा, उस पर भी क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन पर भी आ गया, एनर्जी फार्मूला पर भी आ गया, और जो उसके बाकी बेसिक कंसेप्ट हैं ये इस तरह के शेप के, उस पर भी आ गया। सो कोई भी चैप्टर वेस्ट नहीं है। अगर ये 3 मार्क्स का है, इम्पॉर्टेंट, दो 3 मार्क्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा चैप्टर है, ज़रूर तैयार करिए। थैंक यू।